नमस्कार, न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे एससीओ सम्मेलन से पहले राष्ट्राध्यक्षों के साथ जारी की गई पीएम मोदी की ग्रुप फोटो पर, जिस पर कांग्रेस ने वार किया है। ऐसे में बीजेपी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की तस्वीर जारी कर पलटवार भी किया है। तो आइए शुरू करते हैं तस्वीर पर आर पार। उज्बेकिस्तान के समरकंद में शुरू हुए शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की तस्वीर को लेकर भारत में राजनीति शुरू हो गई है। समिट से पहले सभी राष्ट्राध्यक्षों के साथ जारी हुई पीएम मोदी की ग्रुप फोटो पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। तस्वीर में पीएम मोदी सबसे किनारे पर दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरे किनारे पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं। इसको लेकर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने तंज कसा है। एक ट्वीट में गोगोई ने कहा है कि पीएम मोदी और विदेश मंत्रालय की खराब शुरुआत, वह एक किनारे पर खड़े हैं जबकि दूसरे किनारे पर पाकिस्तान है। उन्हें लाल आंख नहीं बल्कि बंद आंख दिखाई दे रही है। कांग्रेस नेता के ट्वीट के बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक पूर्व में हुई G20 बैठक की एक तस्वीर दिखाई, जिसमें पूर्व पीएम मनमोहन सिंह दूसरी पंक्ति में सिर नीचे किए हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि मेजबान देश के द्वारा तय प्रोटोकॉल पर राजनीति करना अपरिपक्वता की निशानी है। और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये तस्वीरों पर बवाल क्यों और इस तस्वीरों पर वार पलटवार क्यों। क्योंकि जो हो रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन इन तस्वीरों पर वार पलटवार करके राजनीतिक दलों को क्या मिल रहा है, किसको नीचा दिखाने में लगे हुए हैं राजनीतिक दल और क्या सोचते हैं राजनीतिक दल। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ अश्वनी शाही बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ लल्ला सिंह रक्षा विशेषज्ञ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और साथ ही भरत सिंह कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहला सवाल भरत सिंह जी से, जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं। भरत सिंह जी, आखिर इन तस्वीरों में आपको क्या दिखा, कांग्रेस को क्या दिखा कि इस तरह के वार सीधे निशाना बीजेपी पर बोल दिया? जी नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो तस्वीर में दिखा वो तो पूरी देश दुनिया देख रही है। हमारे देश के ताकतवर प्रधानमंत्री को अगर एक कोने में खड़ा किया जाएगा तो कहीं न कहीं हमें भी बुरा लगेगा, पूरे देश को बुरा लगेगा। कि जिस कोने में पाकिस्तान खड़ा है, क्या उस कोने के लायक हम बचे हैं? तो देश का प्रधानमंत्री इतना ताकतवर इस आज की तारीख में पूरे विश्व में जो एक अपना बड़ा अस्तित्व रखता है देश, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो पूरी मीडिया और पूरा देश और पूरे भाजपा के लोग ये बताने पे तुले रहते हैं कि सबसे ताकतवर अगर कोई प्रधानमंत्री है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री, और बधाई भी होनी चाहिए। ये सबको, पूरे देशवासियों को गर्व होना चाहिए कि भाई हमारे देश का प्रधानमंत्री बहुत ताकतवर है, और होना भी चाहिए। लेकिन अगर उनको एक आखिरी पंक्ति में खड़ा किया जाता है तो कहीं न कहीं ये हमारे सभी लोगों को, देश के 140 करोड़ जो जनता है, वो सभी को बुरा लगना चाहिए। और इसी वजह से शायद हमारे जो प्रवक्ता है उन्होंने ये इस पे बोला होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जब गए हैं वहां पे उज्बेकिस्तान में एससीओ सम्मेलन में, कम से कम वहां के जो चीन के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है उनसे कम से कम लाल आंखें करके बात करेंगे। कम से कम वो तेवर दिखाएंगे कि जो जमीनें हमसे चीन ले ली है उसको फिर से लेने की बात करेंगे। ये सारे मुद्दों पे जरूर हमारे देश के प्रधानमंत्री को लाल आंखें करके बात करनी चाहिए, न कि जो है नर्म आंखें और आंखें झुका के बात करनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ। जी, आंखें झुका कर की जो बातें सामने आ रही हैं वो तो बीजेपी की तरफ से आ रही कि मनमोहन सिंह ने आंखें झुकाई थी। जी, तो हम बीजेपी के पास ही जा रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ अश्विनी शाही जी हैं। अश्विनी शाही जी, कांग्रेस ने
वार किया है और बीजेपी ने पलटवार किया है। इस वार पलटवार के बीच जैसे कि अभी भरत सिंह जी ने जो बातें कही हैं उस पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है? देवेंद्र जी, देखिए, ये मोदी जी के नाम पर विरोध है काम पर। ये विरोध के लिए विरोध है। मैं अपनी नजर में गोगोई जी को एक पढ़ा लिखा यंग व्यक्तित्व का नेता मानता था, लेकिन आज उन्होंने साबित कर दिया कि वो सिर्फ उनके पीछे पिता का नाम है, जिस तरीके से राहुल गांधी जी के पास नाम है पिता का और कुछ नहीं है, वो साबित कर दिया उन्होंने। एक पूरे देश, कम से कम वो कई बार सांसद रह चुके, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार हैं। आज इस समय जो कांग्रेस टूट चुकी है तो जो लोग बचे हैं उसमें शुमार हैं वो। आज स्थिति होती, अगर एक प्रोटोकॉल पढ़ लिए होते उसका कि जो झंडे लगे होते हैं उसमें कैसे कैसे लोग खड़े होते हैं। बीच में जो अध्यक्ष रहता है वो अध्यक्ष खड़ा होता है, उसके बाद संस्थापक सदस्य खड़े होते हैं, उसके बाद मेंबरान खड़े होते हैं और सबसे अंत में जो नए सदस्य होते हैं वो खड़े होते हैं। भाजपा को पूर्ण सदस्यता पाकिस्तान के साथ 2017 में मिली थी, तो ये इसलिए सब लोग किनारे खड़े थे। ये प्रोटोकॉल है। और इतनी छोटी सी बात को लाल लाल आंख और क्या क्या उन्होंने कहा, वो उनको बंद नहीं लिखने आया है, बंद लिख दिए हैं। उसमें आप देखिएगा उनके ट्वीट में हिंदी में जो लिखा है बंद लिख दिया उन्होंने। तो बंद आंख क्या ये चाहते थे कि वहां लंगोट पहन के और जाकर ताल ठोकना शुरू कर दें? ये नहीं है। आज हमारी विदेश नीति और कूटनीति हिंदुस्तान के बाहर जाकर बोल रही है। पाकिस्तान में अभी हाल में देखिए माननीय जयशंकर जी के पूरे बयान को दिखाया गया। इमरान खान ने कहा कि ये होता है विदेश मंत्री। आज और हमारे भारत के अंदर ये काम हो रहा है। वो कौन सा दिन था पूरे विश्व में, एक कोई घटना बता दीजिए उसके अलावा, जिस दिन राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका वाड्रा जी और रॉबर्ट वाड्रा गए थे चाइना और एक एमओयू साइन करके आए थे। वो किसी को बताया नहीं। जब धीरे से जब फोटो वायरल हुई तब उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ मैं गया था। चोरी जब पकड़ी गई तो क्या करने गए थे वो? अरे भाई, उनके नाना ने तो दे दिया था अक्साई चीन का पूरा हिस्सा, क्यों नहीं आके तरेर कर ले लिया उन्होंने? उनके पास बहुत टाइम था। आज जो जमीन दिया है उस पर चाइना ने जो गांव बनाया है, ये सब इन्हीं की करतूत है। और आरोप लगाते हैं जैसे वो आरोप लगाते रहे राफेल वाला, चौकीदार चोर वाला, जब सुप्रीम कोर्ट से डांट पड़ी इनको, तो ये लोग विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस अस्ताचल की तरफ जा रही है। इन नए लोगों से कुछ उम्मीद थी, लेकिन ये भी वही निकले जो इनके नेता हैं। तो ये देखने वाली बात है। आज जिस तरीके से मजबूती का संदेश, देवेंद्र जी एक लाइन में खत्म करता हूँ, जिस तरीके से चाइना को आज मजबूती का संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। चाइना एक समय मैन्युफैक्चरिंग हब था, आज स्थिति पलट गई है। भारत की तरफ वो लोग आ रहे हैं। भारत आज जो है हथियार, पहले भारत सबसे ज्यादा आयात करता था 8 साल पहले, और आज हम निर्यात करने में आगे बढ़ गए हैं। सबसे ज्यादा हम निर्यात कर रहे हैं। तेजस, मैं स्पष्ट और खुला कहता हूं, इन लोगों के समय का ही प्रोजेक्ट था, लेकिन HAL को लगभग इन लोगों ने बंद कर दिया था। और आज जब हम लोगों ने तेजस का प्रोडक्शन चालू कराया, देखिए किस तरीके से मलेशिया अभी जो है किस तरीके से खरीदने को आतुर है, अमेरिका आतुर है खरीदने को तेजस हमारा। आज हम वहां पर पहुंच चुके हैं। मैन्युफैक्चरिंग हब का जो नारा दिया आज उन्होंने, तो चाइना के प्रधानमंत्री को पूरा उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि तुम अब खत्म हो रहे हो, क्योंकि भारत सबसे ज्यादा उभरती हुई इकोनॉमी है विश्व की। सारे लोग हमारे पास आ रहे हैं। आयुष मंत्रालय जो हमारे यहाँ है, जिसमें परंपरागत दवाओं की बात की आज प्रधानमंत्री जी ने वहाँ, ये पूरे विश्व को संदेश दिया है। स्टार्टअप में 70,000 स्टार्टअप की बात किया उन्होंने और कहा कि एक क्लस्टर बनाना चाहिए और पूरा हम स्टार्टअप में हम आगे हैं। तो हिंदुस्तान ने चाइना को बहुत शानदार संदेश दिया है और सदा संदेश दिया है। ठीक है सर, ठीक है, हम आपके पास आएंगे। ललन सिंह जी, सवाल यहां पर यह है कि राष्ट्राध्यक्षों के खड़े होने पर पंक्ति में कहां कौन राष्ट्राध्यक्ष खड़ा है? भारत और पाकिस्तान सबसे बाहरी वाली पंक्ति में खड़े थे। ये खड़े होने की गणित क्या है, हम आपसे समझना चाहेंगे। पहले देवेंद्र जी मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा कि बेहतर भविष्य के लिए हमें अतीत से मुक्ति पाना निहायत आवश्यक है। हमें 62 को नहीं याद करना,
1965 को याद नहीं करना, अब वर्तमान को याद करना। और इस वर्तमान में हमारा भारत, मैं किसी राजनीतिक दल की नहीं करता हूँ, चाहे इंदिरा जी हो और आज नरेंद्र मोदी जी हो, इनका डंका तो दुनिया में बज रहा है, इसमें किसी को शक नहीं होनी चाहिए। अब आपने जो प्रश्न पूछा है, मैं उसको अपने हिसाब से उत्तर देने की कोशिश कर रहा हूँ। दुनिया में हर सम्मेलन, हर समिट और हर खेल कूद में कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, जो देश में भी होते हैं और देश से बाहर भी होते हैं। तो ये बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस आपके संघाई का जो ये समिट है 2 साल बाद जो हुआ है कोरोना के बाद, इसमें हमारा भारत और पाकिस्तान दोनों ही नए सदस्य हैं, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। और ये भी मैं बोलना फर्ज नहीं मानता हूँ कि अगर भारत को कोई सदस्य बनाया तो वो रूस था, और इसी के बदले में चीन ने पाकिस्तान को भी सदस्य इसमें बनवाया। अब सवाल है कि अगर दोनों एक दूसरे के सबसे किनारे हैं तो वो लगता है जायज, और बीच में जो संस्थापक है चीन और रूस और देश, उनका होना कोई गलत भी नहीं है। अगर कहीं अल्फाबेटिक हो तो बात अलग है, लेकिन इस एससीओ मीटिंग में अगले साल भारत होस्ट होगा और भारत के अंदर ये समिट होगा, तो इन सभी बातों को, प्रोटोकॉल को, वो भी जो दुनिया की दूसरी देश जो होस्ट कर रही है, आपको जानकारी के तौर पे मैं नहीं बता रहा हूँ, ये बात सर्वविदित है कि भारत ने जो उज्बेकिस्तान में संदेश दिया है, अगर पुराना इतिहास याद कीजिए तो वह बाबर उसी उज्बेकिस्तान से हमारे भारत सोने की चिड़िया को लूटने के लिए आया था, क्योंकि जब वो अफगानिस्तान पहुंचा था तो उसे कुछ नहीं मिला और उसने देखा कि भारत एक सोने की चिड़िया है, और अगर उज्बेकिस्तान नहीं होता तो बाबर नहीं होता, और बाबर भारत में नहीं आता तो भारत में बहुत कुछ और होता इतिहास। तो सब मिला के मैं प्रोटोकॉल को जिस बात से खत्म करना चाहूंगा कि इसमें कोई दम नहीं है, और जहाँ तक गूगल साहब की बात है, वो एक अच्छे राजनीतिक परिवार से बिलोंग करते हैं, उनको सोचना चाहिए आज जो मीटिंग हो रही है उसमें टर्की के प्रमुख से भी, रशिया के पुतिन साहब से, और आर्थिक और गैस और सामरिक, आपको ये जानकारी है कि भारत रूस का सबसे पुराना सस्ती मैत्री उसे रखने वाला है। आज अमेरिका में भी हलचल है और दुनिया में भी एससीओ को ये मान रहे हैं कि कहीं नाटो के जैसा तो नहीं हो रहा, लेकिन नहीं, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, एससीओ बैठक में भारत की जो कूटनीतिक रणनीति है वो पूरी तौर पर सदस्य है, और यही कारण है कि मोदी साहब और पुतिन साहब की जो बैठक चल रही है अभी भी जारी है, इसका समय कम से कम 1.5 घंटे से ज्यादा हो गया। तो इस हालात को देखते हुए हमें मान सकते हैं कि भारत, और एक चीज और पॉइंट बताना चाहूंगा, कल आपने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री, उन्होंने कोई पर्यटन नहीं किया, कोई डिनर उसमें अपने आप को भाग नहीं दिया, उन्होंने इन सबसे दूरी रखा, उन्होंने केवल भारत का डंका और भारत की हालात को मजबूती के साथ वहाँ पेश करने के लिए गए, और यही कारण है कि उन्होंने जान बूझ कर, इतनी आसान नहीं है वो टाइम से पहुंचना और नहीं पहुंचना, इसमें दम है। ठीक है सर, ठीक है। भरत सिंह जी, जैसा कि अभी आपने सुना कि ये प्रोटोकॉल के अंतर्गत वहां पर राष्ट्राध्यक्षों को पंक्ति में खड़ा किया गया था, इस पर इतना हो हल्ला मचाने की कांग्रेस को क्या जरूरत थी? हो सकता है, देखिए, हो सकता है कि प्रोटोकॉल के हिसाब से जिस तरह से लल्लन जी ने कहा है उस हिसाब से खड़े हुए हैं, कोई बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं समझता हूँ इसको मैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है जी। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ठीक है, लेकिन एक चीज ये भी समझने वाली है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत ताकतवर है इस समय, मतलब मुझे नहीं लगता कि चाइना भी उतना ताकतवर है और अमेरिका उतना ताकतवर है या रूस उतना ताकतवर है जितना हमारा देश इस समय ताकतवर है। जो मैं दिन रात टीवी पे देखूं या भाजपा के लोगों से सुनता हूं, तो जब इतना ही ताकतवर थे तो क्यों ना भाई, जब हमारी ताकत बढ़ती है ना तो अच्छे अच्छे भी झुकते हैं कुछ वहां जी। तो आप कहते थे कि हमारा जो है लास्ट में हमारा जो नंबर है वो हमारे पहले करते थे, जब आप ताकतवर व्यक्ति तो कुछ भी कर सकता है ना जी। अब ये भाजपा तो यही बताते पे टूली रहती है ना कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत ही ताकतवर है। तो जवाब देंगे ना अश्विनी शाही जी, जवाब देंगे इस बात का? अश्विनी शाही जी जवाब दीजिए आप।
देवेंद्र जी एक्चुअली देखिए, अब भारत जी मेरी बात पूरी हो जाती है ना, मेरी बात, मेरा अभी तो शुरुआत किया हूँ, बात समझ में आ गई आपकी भरत जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जब देश के 138वें व्यक्ति से 138वां नंबर था अदानी जी का, और जब वो 3 साल के अंदर जो है दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री उसी तरह से इतने पावरफुल, इतने मजबूत हैं। 2017 में ललन भाई ने जिस तरह से कहा कि 2017 में हम इस समिति में आए, और इस समिति में जब 2017 में आ ही गए थे, तो ये 4-5 सालों में तो इतने मजबूत थे ना कि हम भी तो दूसरे नंबर पे जो चीन के बगल में खड़े रहते थे, तो ऐसे चमत्कार करते। हाँ, चमत्कार तो नहीं किए, लेकिन एक चमत्कार जरूर हुआ कि जिस चीन के राष्ट्रपति के लास्ट कोने में खड़े हैं, उस राष्ट्रपति ने चीन के जो राष्ट्रपति है और चीन के जो सैनिक है, आज हमारे देश पे कहां कब्जा करके, जो घाटी है गलवान घाटी से लेके वो जो कब्जा करके रखे हैं, जिसपे आप बात करते थे, उसको तो छुड़वा लीजिए वहां पे करके बात करके। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, ठीक है सर, गलवान घाटी की तरफ हम लोग चले गए हैं। बात तस्वीरों पे हो रही है सर, बात तस्वीरों पे हो रही है, बात ट्रम्प की हो रही है। अश्विनी जी ने भी बहुत बात कहा, तभी तो आपने देवेंद्र भाई उनको नहीं टोका कि आप जो है कहां से कहां पहुंच रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि झूला किसने बुलाया था झूलने के लिए अश्विनी भाई? झूला झूल रहे थे, अब मुझ पे आरोप ना लगाइए। झूला झूल रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ कि आप कह रहे थे, व्यापार की बात कर रहे थे, कुछ ऐप पे जो है आप जो है प्रतिबंध लगाते हो चाइना के, और चाइना से सबसे ज्यादा आज के। ठीक है अश्विनी जी से जवाब भी तो सुन लीजिए सर, ढेर सारे प्रश्न एक ही बार कर देंगे तो अश्विनी जी कौन सा जवाब देंगे जी, और दर्शक भी भूल जाएंगे ना सर, दर्शक भी भूल जाएंगे कि आपने कितने प्रश्न किए, उसका जवाब तो ले लीजिए। अश्विनी जी जवाब दीजिए। देवेंद्र जी देखिए, ये भारत जी का कोई दोष नहीं है इसमें, और मैं भारत जी को पूरा इनोसेंट मानते हुए इनको जो है कोई इनके ऊपर सवाल नहीं करूंगा। हाँ, ये जरूर है कि इनके बड़े नेता ने ऐसी गलती कर दी कि जो जिस गलती को ललन जी ने और मैंने सुधार दिया प्रोटोकॉल बता के, तो अब लगने लगा कि हमारे नेता ने गलती कर दिया है। तो एक वो था, दूसरा उस फोटो का जवाब नहीं दिया जो वो बैठकर एमओयू साइन कर रहे थे, वो क्या था वो हमारे जो है भरत भाई ने नहीं बताया। और ये सबसे मजबूत और कमजोर वाली बात करने लगे। अगले साल जब भारत जो है G20 की और इसकी जब अध्यक्षता करेगा, देखिएगा भारत कहाँ खड़ा होगा, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि प्रोटोकॉल होता है। अब उसके बाद देखिएगा कि भारत जो है अध्यक्ष कहाँ खड़ा होता है, तो भारत वहीं खड़ा होगा अगले साल, आप देख लीजिएगा। लेकिन जो देखिए असली मुद्दे की बात है, और देवेंद्र जी मैं बड़े गंभीरता से इसको कहना चाहता हूँ कि आज ये सम्मेलन हो, G20 का हो या कोई भी सम्मेलन हो जो विश्व स्तर का होता है, माननीय प्रधानमंत्री जी जाकर एक ऐसी चीज वहां पर करते हैं जो हमारी जनसंख्या, जो हमारी कमजोरी भी है, इसको मान लीजिए आप, और उसी को हम अपनी ताकत बनाकर चल रहे हैं। आज भारत इतना बड़ा ग्लोबल मार्केट बन गया है कि वहां पर अभी ललन जी ने कहा कि मुलाकात हो रही है पुतिन जी से, आज जो है ईरान के राष्ट्रपति भी मिलने के लिए आतुर है। इसलिए आतुर है कि जब से प्रतिबंध लगा है तो उसे डीजल पेट्रोल भारत ने लेना बंद कर दिया है, और भारत इतना बड़ा ग्लोबल मार्केट आज है कि आज हमको उस पर जो है सभी विश्व की निगाहें हैं कि भारत हमसे क्यों नहीं सौदा कर रहा है। ईरान हमको सारी सब्सिडी देने के लिए तैयार है जो रसिया दे रहा है ईरान, लेकिन उसमें कई पहलू हैं, पता नहीं अब क्या होगा, वो वहां की बात है, मैं नहीं कह सकता। लेकिन आज मैं सिर्फ बताता हूं कि पूरे विश्व के लोग व्याकुल है भारत से बात करने के लिए, और भारत ने इसको अपनी मजबूत सीढ़ी बनाया है। आर्थिक व्यवस्था देखिए, अभी एक 3 महीने का जो है वो आया था, इसमें 13.5% से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, और किसी देश, इवन अमेरिका, चाइना, सबकी बात मैं बता रहा हूँ, 1.4 से ज्यादा किसी की है ही नहीं है, किसी की नहीं है। और IMF जिस पर सबको भरोसा है, भरत भाई हमारी बात सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा जी। नहीं, भारत जी की भी बात सुन लीजिए सर, नहीं जरूरी है कि भारत जी की भी बात सुन लीजिए। आप लोग दिन में नरेंद्र मोदी जी के जैसा आप लोग दिन में तारे दिखाते हैं। देश की अर्थव्यवस्था की हालत क्या है, और गरीबों से आइए और जनता से पूछिए देश की। ये जीडीपी ओडीपी की बात मत करिए, ये सुषमा स्वराज जी से बात कर लीजिए। अच्छा, जीडीपी की बात मत करिए, आप लोग जीडीपी की दिन भर बात करते हैं। सुषमा स्वराज जी के वक्तव्यों को जो संसद में उन्होंने कहा था, सुन लीजिए कि देश की जनता जीडीपी से कोई मतलब नहीं रखती है, देश की जनता क्रूड ऑयल से कोई मतलब नहीं रखती है, ये देश की जनता इससे मतलब रखती है कि देश की जनता का पेट कैसे भरता है
और देश में महंगाई कैसे कम होती है। ये 400 का जब गैस हुआ था तब की बात बता रहा हूँ, और आज तो 1100 का गैस ले रहे हैं। तो आप किसको भ्रम फैला रहे हैं? देश की जनता को बता रहे हैं कि हमारी जो है इकोनॉमिक अब गैस और महंगाई पर चर्चा देवेंद्र जी किसी दिन और कर लेंगे, हम लोग ऊपर आ जाएंगे। लेकिन आज जो मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, IMF ने कहा है कि 2027 के पहले भारत 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगा। अगर देश में इकोनॉमी बढ़ेगी तो देश के लोग खुशहाल होंगे। आप लोग की जनता परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई से परेशान है, ये त्रस्त है, उसको पहले आप देखिए। भरत जी, ये बात आप लोगों ने 2019 के चुनाव में भी कहा, तो शायद 55 सीटें आई आपकी, और उत्तर प्रदेश में भी 22 के चुनाव में भी ये लोग जाते रहे, तो आप 2% वोट पर आ गए, 2% उत्तर प्रदेश में आ गए। क्या है क्यों आपके कहने से हम नहीं चुप बैठने वाले, हम सीटों की परवाह नहीं करते हैं, हम देश की जनता का परवाह करते हैं। देश की जनता का जो इस समय हालत आप लोगों ने बना के रखा है, उसकी लड़ाई राहुल जी लड़ रहे हैं, और वो शुरुआत हो चुकी है, और इसकी परेशानी भाजपा को कितनी है ये पूरा साफ तौर पे दिख रही है। ठीक है सर, ठीक है। आप दोनों की बातें लल्लन जी बहुत ही शिद्दत से सुन रहे थे। जी लल्लन जी, इन बातों से क्या लगता है आपको? ये जो भारत की हालत है आंतरिक और बाहरी, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरा एक मैंने करबद्ध प्रार्थना है नेताओं से कि ये जो बेतुकी बयाने हैं उसके ऊपर जो बड़े सीनियर नेता हैं वो काबू में करें, क्योंकि देश की सबसे अभी जो हालात खराब हो रही हैं ये अनावश्यक बयानों और बेतुकी बयानों से। मैं एक चीज बताता हूँ कि मुझे इस बात का पूरा ज्ञान है कि जो व्यवहार है, जो बिहेवियर है, उसी से व्यक्तित्व का प्रतिबिंब नजर आता है। गोविंद साहब ने क्या बोला, उसका जवाब मनमोहन सिंह जी के बारे में क्या मिला, इसके फायदे कुछ नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है, इतने बड़े महान देश का अंदर में नहीं बाहर में भी हर चीज उदाहरणार्थ है, तो उसकी छवि को क्यों खराब किया? इस अनावश्यक बयानबाजी से हम ये सोचना है कि उज्बेकिस्तान में जो शहबाज खान है, उन्होंने ये भी नहीं माना कि जो बड़े आतंकी हैं उसको अरेस्ट हम करेंगे या नहीं करेंगे जी। उनके विदेश मंत्री भुट्टो साहब के पुत्र जो आज विदेश मंत्री हैं, बिलावल जी, उन्होंने कहा हमने भारत से कोई मदद नहीं मांगी बाढ़ और फ्लड में। उन्होंने तो अपनी बात करके निकल गए, लेकिन भारत वहाँ जबरदस्त ठीक है सर, एक संदेश। ये सारी बातें तो ठीक हैं, लेकिन जो हम तस्वीर पर आर पार कर रहे हैं, वार पलटवार जैसे बीजेपी और कांग्रेस कर रही है, क्या इस तस्वीर जैसे ही मुद्दे उछाल करके अपनी किरकिरी बार बार कांग्रेस कराती है? और इसी का कारण क्या यह है कि वो लगातार अपना जनाधार खोती जा रही है? लल्लन सिंह जी, आपसे जानना चाहते हैं। एक बात है, भरत सिंह जी हमारे छोटे भाई हैं, नाराज होंगे। मैं एक चीज मानता हूँ, भारतीय कांग्रेस एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय दल भारत की रही है, जिसका कोई भी आदमी स्वीकार करता है। लेकिन अभी जरूर ऐसा लगता है, जो आपने कहा है उस पर मुझे भी लगता है कि क्यों इन तरह की बातों को कहते बेतुकी बयानों से अपने हालात को कमजोर कर रहे हैं। क्या जरूरत है इसकी? हमें नहीं। अब मैं एक चीज जल्दी से बताता हूँ, के ऊपर गोजरा, आपको पेंगोंग और इन तीनों पे बात हो गई, और चौथे PT-15 से भी हुई है, और आगे कांग और दासई, और आपके एक और विवादित जगह अरुणाचल में, इन तीनों को जब तक खत्म नहीं किया जाएगा, हम तीन ही भारत के लोगों के ऊपर एक सबसे बड़ा सवाल रहेगा कि जो बातक में इन्होंने किया था जी, वो फिर भी दोहरा सकते हैं। और हम भारतीय सेना और भारत के लोग कभी भी चीन पे विश्वास नहीं करते। लेकिन आज हमारे मोदी साहब ने कहा है कि भारत चीन को भी बहुत बधाई देता है, इस संघाई सम्मेलन को अरेंज करके उन्होंने दुनिया में अपनी वजूद को आगे बढ़ाया। ठीक है, ठीक है। भरत सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 10 सेकेंड के लिए सिर्फ मैं यही पूछ रहा था दोनों सुनी जी से भी और लल्लन भाई से कि ठीक है, हमारे एक प्रवक्ता ने अगर इस तरह से कहा तो आपने भी तो उस पर रिएक्ट किया, आपने भी मनमोहन सिंह का आप बड़ा दिल दिखा देते
आप ये कह देते कि भाई ठीक है चलो वो नादान थे, कांग्रेस पार्टी ने गलती किया, तो गलती तो आप लोग भी की है ना। तो आप भी तो फोटो दिखाए, आप भी तो ये नहीं कहे ना कि भाई देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, वो भी तो पूर्व प्रधानमंत्री रह सके। तो इस तरह से नहीं होता है। वार पलटवार जो होता है वो राजनीतिक पार्टियां करती है, लेकिन मेरा अपना मानना है, मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि देश के प्रधानमंत्री जब बाहर गए हुए हैं तो ये देश के पूरे देश का जो है वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो हम आपस के जो झगड़े हैं घर में लड़ लेंगे, देख लेंगे, लेकिन बाहर इस तरह से नहीं करेंगे। ठीक है अश्वनी जी, आपने भी कुछ गलती कर दी, यानी कि बीजेपी ने कुछ गलती कर दी, ये कहते हुए भरत सिंह जी ने बहुत ही चालाकी से घर की बात घर में रखने की बात कही है, बाहर की बात बाहर ना जाए। जी देवेंद्र जी, जिस आपगोई से भरत जी ने कहा, मैं इनको साधुवाद देना चाहता हूं जी कि इन्होंने अपनी गलती स्वीकार किया है, और उनको साधुवाद देना चाहता हूं कि अंदरूनी मामला है, हम राजनीतिक दल हैं, लड़ेंगे, लेकिन विश्व के पटल पर जो है हमको एक होकर दिखाना चाहिए। खास यही सोच इनके राष्ट्रीय नेतृत्व में आ जाता तो आज बहुत कुछ हो जाता। मैं एक बात कहना चाहूंगा और उसका जवाब ललन सिंह जी, मैं चाहूंगा बड़े भाई भी हमारे भी हैं, वो बड़ा स्पष्टता से देंगे। जल्दी से कहिएगा क्योंकि समय की कमी है। आज और पूर्व में बस आज और पूर्व में इच्छा शक्ति की कमी थी, जो पहले इच्छा शक्ति नहीं थी और आज है, क्योंकि हिंदुस्तान तोप बना सकता था तो एक अच्छी राइफल क्यों नहीं बना सकता था। ये एक उदाहरण के तौर पर, क्योंकि समय नहीं है, जो आज हो रहा, पहले हम तोप बना लेते थे लेकिन राइफल नहीं बनाते थे। हमारे सेना वही इंसाफ और वही जो है 303 लेके लड़ाई करती थी। आज हम एक अच्छा अमेठी में राइफल बना रहे हैं जो शानदार एक विश्व स्तरीय है। तो आज इच्छा शक्ति ब्रह्मोस हम बनाकर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं ये था? इच्छा शक्ति में कमी थी। पहले हमारे पास टोपी, जैकेट और जूता नहीं होता था, आज हम अपना मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत हम बना रहे हैं। पहले इच्छा शक्ति में कमी थी या नहीं थी, ये ललन जी ज्यादा जल्दी से ललन जी जल्दी से जवाब दे दीजिए कि क्या वास्तव में इच्छा शक्ति की कमी थी या कुछ और कमी थी जिससे कि हम आपूर्ति नहीं कर पाते थे, मैन्युफैक्चर नहीं कर पाते थे अपने देश में। जी जल्दी से क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, मानसिक पराधीनता से अब हम लोगों ने मुक्ति प्राप्त कर लिया है और हम आत्मनिर्भर बनने की तैयारी में। ये हमारा कॉन्फिडेंस है और आत्मनिर्भरता हमारा गर्व है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का। आप तीनों आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के तस्वीर पर आर पार हो रहा है। तस्वीर में कौन राष्ट्राध्यक्ष कहां खड़ा है यह देखा जा रहा है, लेकिन जब बात घर की हो, लड़ाई घर की हो, तो लड़ाई घर में होना चाहिए। और भारत के बाहर, देश से बाहर अगर अपना राष्ट्राध्यक्ष गया है तो उसकी शान में कभी कमी नहीं देनी चाहिए। हालांकि दोनों पार्टियों के प्रवक्ता इस बात पर सहमत थे, लेकिन फिर भी लड़ाई जारी है क्योंकि राजनीति जारी है। तो इस कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।